अंधेरा, यूं तो ये शब्द ही डराता है। अंधेरे में न तो कोई रंग मायने रखता है और ना ही कोई उम्मीद ही बचती है। अंधेरा अपने आसपास हो तो एक अजीब सी छटपटाहट, एक बेचैनी महसूस होती है। सोच के देखिए, सिर्फ आपको मेरी आवाज़ ही सुनाई देती रहे, स्क्रीन पर हो तो सिर्फ अंधेरा, कैसा महसूस करेंगे आप? यही महसूस कराने के लिए आज हमने अपने शो की शुरुआत कुछ इस अंदाज में करी, ताकि आप कम से कम इस एहसास को, इस अंधकार को तो समझ सकें जिनके जीवन की सच्चाई है ये अंधेरा। जी हाँ, आज हम अपने शो में बात करेंगे उन दिव्यांगों की जिन्हें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा उनका जीवन है, लेकिन फिर भी वो इतने सबल हैं, इतने काबिल हैं कि दुनिया ने उन्हें आंखें नहीं बख्शी, लेकिन कुदरत ने उन्हें वो सब कुछ बख्शा है जिससे उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो खेलों की दुनिया में हो या फिर हायर स्टडीज के लिहाज से हम बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, ये सबल हैं, ये दिव्यांग हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, आपने, हमने और सरकार ने क्या इन दिव्यांगों के लिए वो सब कुछ किया है जिसके ये हकदार हैं? जो मुकाम इन्होंने खुद पाया है अपनी मेहनत से, जो सबलता इन्होंने समाज के सामने रखी है, क्या समाज ने और सरकार ने आज़ादी के 70 साल में इनको वो सुविधाएं, वो वादे, वो पॉलिसीज बनाकर दी हैं? इसी की पहल है न्यूज़ नेशन की ये मुहिम सब कुछ दिखता है, जिसमें हम टटोलेंगे कि हमारे समाज में क्या कमियां रह गईं, सरकार में क्या कमियां रह गईं, और उसी पर चर्चा होगी। साथ ही आपको इन सबल लोगों की जिंदगी से भी रूबरू करवाएंगे कि इन्हें सब कुछ दिखता है। अंधकार इन्हें कुदरत ने दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी रोशनी बना ली है कि कामयाबी के नए शिखर इन्होंने पा लिए हैं। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल है चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इंदर जी हैं, ये क्रिकेट प्लेयर हैं और अब पूरी क्रिकेट टीम को ये ट्रेन करते हैं, जाने माने एथलीट हैं। इंदर जी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन अपने आप में सबलता का उदाहरण है। जोरदार तालियां इनके लिए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनिंदर ठाकुर हैं, प्रोफेसर हैं, जेएनयू में सोशल साइंटिस्ट हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी हमारा समाज, ये तो आम लोगों की तरह से हर वो काम करते हैं जो आप और हम करते हैं, लेकिन हम इन्हें घूर घूर कर क्यों देखते हैं, क्यों कमजोर मानते हैं, क्या कमियां रह गई हैं समाज की दृष्टि से, वो प्रोफेसर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कुसुमलता जी, आपका स्वागत है। ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन लेखिका हैं, प्रोफेसर हैं और खासतौर से इस कॉज के साथ जोर शोर से जुड़ी हुई हैं। इनका भी जोरदार स्वागत करें आप लोग। हमारे साथ वरिष्ठ वकील एसके रोंगटा जी हैं। रोंगटा जी न सिर्फ नेत्रहीनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ कानूनी लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि क्यों ना इन्हें इनका हक मिले, जब इन्होंने अपनी कुव्वत से, काबिलियत से वो सब कुछ कर दिखाया है जो हम आम इंसान करते हैं। तो ऐसे में क्यों सरकार की पॉलिसीज में कमी रह जाए जो इन्हें वो कामयाबी के शिखर हासिल करने से रोके? इसके लिए रोंगटा जी ने बेहतरीन काम किया है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मधु किश्वर जी भी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं, समाज सेविका भी हैं। उनके अलग अलग रंग हम देखते हैं और इस मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी राय रखेंगी कि कमियां कहां रह गई हैं और क्या कुछ करने की जरूरत होगी। और सरकार के पहलू को समझने के लिए हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूं कि हमारे देश में दिव्यांग लोगों की जो तादाद है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, और उनमें से 19% लगभग 50 लाख ऐसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो आप सोचकर देखिएगा कि 50 लाख एक अच्छी आबादी होती है, और उनमें से भी अधिकांश आपको रूरल एरिया में मिलेंगे। तो आज यही हम जानेंगे कि सरकार ने 70 सालों में इनके लिए क्या कुछ किया है और कमियां कहाँ रह गई हैं। विनोद, आराम से दौड़ना, ठीक है ना? ध्यान से। हाँ सर। युगल, बिज्जू, बिल्डिंग टाइट कर लो। जिनकी दुनिया में पूरी जिंदगी का अंधेरा लिखा है, लेकिन ये अंधेरा इनकी जिंदगी का रोमांच कम नहीं कर पाता। जिन्हें जिंदगी ने कुदरत के सतरंगी रंगों से वाकिफ नहीं होने दिया, लेकिन उनकी कामयाबी के फलसफों ने जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए। जिनकी लाचारी उनके अस्तित्व की परछाई लगती है, फिर भी कामयाबी उन्हें सलाम करती है।
ऐसे ही लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश और साहस है न्यूज नेशन की मुहिम सब दिखता है। आंखों में रोशनी भले ही ना हो, लेकिन सब दिखता है। देश को आजाद हुए 70 साल बीत गए। जिन्हें विकलांग कहते थे वो दिव्यांग कहलाने लगे। लेकिन क्या उनके हालात बदले? अगर हाँ तो कितने? अगर नहीं तो क्यों? देखो, ब्लाइंड लोग जितने भी हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास करने की दृष्टि से और इसके साथ ही साथ सर्वांगीण विकास की दृष्टि से हम बहुत सारी योजनाएं संचालित करते हैं। अगर इन वर्गों के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक स्तर पर भी देते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्तर पर भी देते हैं, विदेश जाकर के पढ़ते हैं तो वहाँ भी देते हैं। और फेलोशिप योजना के अंतर्गत अगर ये कोई उच्च डिग्री हासिल करने वाले की, जैसे IIT, IIM, MBA, ये जो PhD वगैरह करते हैं ना, इनको भी फेलोशिप योजना के अंतर्गत पैसा देते हैं। साल 2011 की जनगणना कहती है कि भारत में करीब 50,30,431 लोग आंखों से देख नहीं सकते, जिनमें पुरुषों की संख्या 26,39,028 है, जबकि महिलाओं की संख्या है 23,94,403। आसान नहीं होता है लाचारियों के साथ जिंदगी का सफर तय कर पाना, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने सब कुछ बख्शा है, कई बार वो भी जिंदगी के संघर्ष के आगे टूट जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, जिनकी जिंदगी ही हर दिन संघर्ष की एक लंबी दास्तान हो, उन्हें अगर सहारा ना मिले, सुविधाएं नहीं मिले, तो कितनी मुश्किल होती होगी एक कदम बढ़ाने में। सरकारी रवैये का एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। आंखों से लाचार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए RBI ने बैंकों को 1/3 ATM में ऐसे सॉफ्टवेयर लगाने की हिदायत दी जिससे उनका देखने के अलावा सुनकर इस्तेमाल किया जा सके। इसे टॉकिंग ATM कहते हैं। लेकिन 8 साल पहले दिए गए इस निर्देश के बावजूद आज भारत में टॉकिंग ATM ना के बराबर है। ये सिर्फ एक झलक है कि यहीं से ना की शुरुआत होती है, जो दिव्यांगों की जिंदगी में उनके अंधेरे से भी लंबी होती जाती है। और अगर इस अंधेरे को मिटाना है तो खुले उजाले में ही एक मशाल जलानी होगी। खुली आंखों से सब कुछ देख रहे लोगों को भी जागना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारी कोशिश यही है कि इस शो के माध्यम से हम उन सोए हुए लोगों को जगाएं जिन्हें सब कुछ दिखता है, लेकिन देखकर भी वो अनजान बन जाते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि भाई ठीक है, ये तो ऐसे ही है, मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे लोगों की विचारधारा बदले और सरकार जो है सिर्फ टोकनिज्म और सिंबलिज्म से आगे बढ़कर इनके लिए कुछ काम करे। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। रोंगटा साहब, मोदी जी ने एक नया नाम दे दिया, अब आप दिव्यांग कहलाते हैं। नाम के साथ कुछ नई पॉलिसीज, नई नीति भी मिली है आपको? देखिए, ये जो नया नाम दिया है दिव्यांग, इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नियत नाम के हिसाब से होनी चाहिए। अगर दिव्यांग हमको कहा गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में भी परिवर्तन लाना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज 3%, अब 5% आरक्षण, 4% आरक्षण है रोजगार में नए कानून के मुताबिक, लेकिन आज भी ब्यूरोक्रेट्स ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा काम कौन सी दिव्यांगता वाला व्यक्ति कर सकता है, और सक्सेसफुल होने के बाद भी हमको लड़ना पड़ता है उनकी नियुक्ति के लिए। 15 साल हमको लगे सिविल सर्विसेज में लोगों को नियुक्त करवाने में, जबकि 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला हमारी पिटीशन पे किया था कि सिविल सर्विसेज में IAS के पद पर भी दृष्टिबाधित व्यक्ति काम कर सकता है अगर उसका सिलेक्शन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नियत में, एटीट्यूड में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वर्तमान सरकार के समय नीतियों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। नया कानून बना है, बहुत
जो बहुत सकारात्मक है। पिछली सरकार के समय जो कानून लाया जा रहा था वो काला कानून था और वर्तमान सरकार ने उसमें हमारे सुझावों को मानते हुए बहुत सकारात्मक संशोधन किया। चलिए, तो आपको लग रहा है कि एक सकारात्मक पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसीज का या फैसलों का वो क्यों नहीं हो पा रहा है, कमी कहाँ रह रही है? इसका जवाब मैं शाइना और प्रियंका दोनों से ही लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंदर जी से आपका तारुफ कराती हूँ। इंदर जी एथलीट हैं खुद और खुद क्रिकेट भी खेलते हैं और लोगों को ट्रेन भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे तमाम आयोजन होते हैं उसमें भी अब विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो इनाम लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको उतनी सुविधाएं मिलती हैं जितनी आम खिलाड़ी को मिलती हैं? देखिए, सुविधाओं के मामले में मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विकलांग खिलाड़ी हैं, दृष्टिहीन खिलाड़ी हैं, उनको वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही जो एक सामान्य खिलाड़ी को मिलती हैं। यूँ कहें तो आर्थिक रूप से तो इस मामले में कोई पहल सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा हुई नहीं, और मैं तो ये चाहूँगा कि आम खिलाड़ी की तरह स्पोर्ट्स कोटे के तहत भी दृष्टिहीन और विकलांग खिलाड़ियों का चयन किया जाना चाहिए। चलिए, तो आपका ये सुझाव है, इस पर मैं शाइना जी से भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मधु जी, इन लोगों की जो कामयाबी की कहानियां हैं वो एक ढूंढिए आपको 1000 मिल जाएंगी और हर क्षेत्र में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी क्यों हमारी सोच ऐसी है कि हम इनको कमज़ोर ही मानने पर उतारू रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। क्योंकि मैं अगर ख़ुद का निजी अनुभव बताऊं, मेरे लिए वो दिन ऐतिहासिक था जब करीब 10-15 साल पहले एक दिव्यांग ब्लाइंड स्कूल के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया अपने किसी बड़े फंक्शन के लिए, और वो लड़कियों का रोहिणी में है स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल है। और आप मानिए, it was the most humbling day of my life। आज भी मैं सोचती हूँ, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या नहीं मैंने उन लड़कियों को करते देखा। और तो बहुत सी चीज़ें, बट यहाँ तक कि कुकिंग भी, कब आपने पकौड़ा डाला तेल में और कब वो पका, कैसे पता चला, क्या गज़ब का स्वादिष्ट खाना उन्होंने खिलाया। और मुझे लगता है अगर आप मीडिया में और कुछ ना भी करें, प्रोग्राम्स रेगुलरली कीजिए, क्या क्या करना है, तो अपने आप ह्यूमिलिटी हम जैसों में खुद ब खुद आएगी। अगर आप जानते नहीं हैं तो आपको लगता है ये क्या कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे। न्यूज़ नेशन की कोशिश ही यही है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को भी जागरूक करें, इनकी परेशानियां, इनकी उपलब्धियां भी समाज और सरकार के सामने रखें, ताकि इस दिशा में हमारा समाज ज्यादा संवेदनशील हो। बिल्कुल, हर महीने हम लोग अपना ये 1 घंटे का शो हमने यही विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए और अन्य दिव्यांग लोगों के लिए भी भविष्य में हम इसे करेंगे। ये हमारी समाज के प्रति न्यूज़ नेशन की जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं। शाइना जी और प्रियंका जी, आपके लिए 2 सवाल हैं यहाँ पर। पहले शाइना जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर इंदर जी ने एक बात कही कि हम तो बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जीत कर आ रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, टाइकोंडो भी खेल रहे हैं, लॉन्ग जंप भी लगा रहे हैं, मेडल भी ला रहे हैं, लेकिन जो इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं सरकार से। नया नाम मिल गया पर नई सुविधाएं चाहते हैं ये लोग। देखिए, सबसे पहले तो अंधेरा में भी रोशनी होता है, और मैं मानती हूँ कि जो समझ लीजिए कि भगवान ने आपसे कुछ लिया है तो वो देते भी हैं उससे ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ केसेस हैं जहाँ हम सब अपने निजी ज़िंदगी में हमें पता है कि कैसे हुआ है। और हमारे एक सीनियर लीडर है नितिन गडकरी, वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि दैट यू मे बी ब्लाइंड बट यू स्टिल हैव अ विजन। और वो विजन हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लेके जाएं, एक भारत को लेके, एक भारत सोच को लेके। आज आप देखें तो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे बेस्ट जो जनगण मन कोई गाते हैं तो ये ब्लाइंड स्कूल के बच्चे हैं जिनकी आवाज़ इतनी सुंदर होती है कि कोई भी गायक पूरे देश में आज ऐसे नहीं गा सकते हैं। आप देखेंगे कि तो स्किल डेवलपमेंट के निमित्त कितने सारे स्पेशली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको मौका मिला है। शाइना जी, वही मेरा सवाल था कि इन लोगों ने तो सब कुछ कर दिया या नहीं किया। एक मिनट, जी जी मैं आ रही हूँ पिनाज जी बोलिए। पार्लियामेंट में पहली बार एक डिसेबिलिटी एक्ट
जहां हमने देखा कि जो स्पैस्टिक्स है या जो जो व्हील चेयर्स पे हैं उनको रैम्प्स चाहिए थे। BST बसेस में कंपलसरी बनाया है कि ये रैम्प्स हम लोग लागू करें। ये सब छोटे छोटे चीज़ हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे सांसदों ने ये कहा कि स्कूल्स में भी जो कोई ब्लाइंड है या कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या स्पेशल नीड्स के हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए है। और सदन में इनकी भागीदारी होनी चाहिए शाइना जी सदन में भी, क्योंकि मैं रोंगटा साहब से बात कर रही थी, उनका कहना था कि सदन में पॉलिसीज वो लोग बनाते हैं जो इस दंश को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। भाई जिसको वो दर्द, वो ज़रूरतें, वो दिक्कतें पता ही नहीं होंगी तो फिर वो पॉलिसीज़ उतनी बेहतर नहीं बना सकता। तो सदन में भी क्या रिजर्वेशन हो इनका, इस दिशा में आपकी सरकार काम करना चाहेगी? मैं बिल्कुल चाहूँगी। मैं मानती हूँ कि हम सब चीज़ों की रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग और स्तर का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। शाइना जी, इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा और आप शायद उसको पार्टी और सरकार के लेवल पे टेकअप कर सकती हैं। हमने समय समय पर ये मांग उठाई है। पिछली सरकार से तो खैर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है आपके यहाँ से जवाब मिलना चाहिए कि अभी कुछ नहीं तो टू बिगिन विद एक काम तो हो सकता है। जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशंस होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, तो क्यों ना डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो नॉमिनेशन होते हैं, सेलिब्रिटीज़ को नॉमिनेट कर देते हैं। उनकी प्रेजेंस के विषय में भी आपको पता है क्या स्थिति है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अगर हमको अगर हम लोगों को कंसीडर किया जाए दिव्यांगों को नॉमिनेट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपका सुझाव बहुत ही बेहतरीन है और मैं मानती हूं कि हमारी सरकार जो है इसके ऊपर ज़रूर सोच विचार करेगी। बिल्कुल, चलिए आपने एक आश्वासन दिया है। प्रियंका भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, रोंगटा साहब का ये सुझाव भी आया है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य भेजे जाते हैं उनमें जो दिव्यांग हैं उनको भी हर पार्टी अपनी तरफ से एक ही सही उनका प्रतिनिधित्व कराए अगर सदन के भीतर, तो शायद ये उनके लिए बेहतर होगा। इस पर आप क्या राय रखेंगी बतौर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता? नहीं, मैं भी बिल्कुल एक पॉजिटिव सजेशन है और एक ऐसा सजेशन है जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव इंडिया की, तो हम ये भूल जाते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया में सिर्फ महिलाओं का ही रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी नहीं है, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तो आज जब वो रोंगटा जी ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, तभी पॉलिसीज़ सक्षम बन सकती हैं और पॉलिसी सबको ध्यान में रखकर बन सकती हैं। पर यहाँ पे राजनीति मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये जो इशू है ये पॉलिटिक्स से ऊपर हटके है, एक पॉलिसी को लेकर है और सारी सरकारों का दायित्व होता है, सरकार ही क्या विपक्ष का भी दायित्व होता है कि जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको पूरी करने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा जब GST का इंट्रोडक्शन हुआ था तो जो भी मेडिकल एड्स होते हैं हैंडीकैप के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, उन सब पे पहले वैट नहीं लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ नहीं लगती थी, कस्टम्स नहीं लगते थे, सेल्स टैक्स नहीं लगता था, पर अब उसको GST के अंतर्गत लाया गया है। तो राहुल गांधी जी ने इसके बारे में भी सामने प्रधानमंत्री से कहा था कि इसको आप ध्यान में रखकर GST का जो भार अब लोगों पे पड़ेगा और खास करके इस वर्ग पे पड़ेगा उसको आप हटाने की कोशिश करिए। बिल्कुल प्रियंका जी, आपने बहुत सही यहाँ पर बात की है कि कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट की भी जरूरत है और GST की जो आपने बात उठाई है वो लगातार डॉक्टर कुसुमलता, डॉक्टर रोंगटा भी हमारे सामने रखते रहे हैं। जी रोंगटा साहब, एक बात और कहना चाहूँगा जी। राज्य वित्त मंत्री मेघवाल साहब से हमारी मुलाकात हुई जी। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद जो हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं गहलोत साहब, उन्होंने उसी के तुरंत बाद स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई एडिशनल भार आएगा तो सरकार उसको वहन करेगी। चलिए इस पर तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। चलिए और तो ये सरकार का बहुत साहब, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी वक्त की कमी है कुसुमलता जी, अभी वक्त की कमी है, तो मैं इसके बाद आपका ये सवाल जो प्रियंका जी से आप लेना चाहती हैं वो जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सब कुछ दिखता है, दिव्यांग लोगों को सब कुछ नजर आता है, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। तो अंधेरे के पार इन्हें सब कुछ नजर आता है और इसीलिए हम कह रहे हैं इन्हें सब कुछ दिखता है, सब कुछ कर पाने में ये सबल हैं। बस जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलिए ताकि आपको इनकी कामयाबी दिख सके, इनकी परेशानियां दिख सकें और आप इन्हें घूर घूर के देखने के बजाय, इन्हें कमजोर समझने के बजाय
इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें और अपनी आंखें खोलें। इसी पर हम लगातार ये चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुसुमलता जी, आपका सवाल था प्रियंका जी से, आप वो सवाल पूछें। प्रियंका जी, मैं पहले तो आपकी कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि 16 दिसंबर 2016 को जब हमारा एक्ट पास हुआ तो न सिर्फ आपने बल्कि सभी विरोधी दलों ने यूनानिमसली उसको पास करने में अपना सहयोग दिया। लेकिन पिछले 70 सालों में अधिकांशतः कांग्रेस का राज रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन जो अभी आपसे प्रश्न किया गया था कि क्या आप चाहती हैं कि हमारे इस वर्ग में से भी कोई व्यक्ति पूर्णतः आगे आके समान रूप से, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमारी अपनी अनुभूति बहुत व्यापक है और पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को समाहित कर सकती है, इतनी क्षमताएं उसमें है, जैसे कि एक मनुष्य के रूप में होती है किसी भी मनुष्य में। उसको अलग करके नहीं देख लीजिएगा, लेकिन क्या आप उसको कंट्रीब्यूशन का एक अपनी ओर से, कल को आपकी टीम आती है या नहीं भी आती है, हम करते हैं, चाहते हैं कि जो भी सरकार आए हमारे वर्ग के प्रति कम से कम संवेदनशील हो, तो क्या आप समर्थन देंगी, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगी जो समाज के लिए काम कर रहा है? आपकी सरकार क्या इस ओर कोई कदम उठाएगी सकारात्मक रूप से? मैंने तो बिल्कुल जैसे ही मुझसे ये सवाल पूछा गया था, मैंने तो बिल्कुल हाँ में हाँ भरी है। और मैं कहूँगी कि हम खुद मैं खुद ये प्रपोजल लेकर मैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से कहूंगी कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी लाएं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करें, इसके बारे में विचार हो, इसके बारे में विमर्श हो। और ये कैटेगरी, जैसे हम महिलाएं चाहती हैं हमारे लिए रिजर्वेशंस हो और हमारी आवाज़ सुनी जाए, वैसे ही आप सबकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। और पार्लियामेंट इसीलिए है, डेमोक्रेसी इसीलिए है। न्यूज़ नेशन के मंच पर प्रियंका भी कर रही हैं, शायना भी कर रही हैं कि अपनी अपनी पार्टी फोरम के भीतर भी और तमाम जो जगह हैं जहां पर इस बात को उठाना है वहां तमाम आला अधिकारियों तक, नुमाइंदों तक इस बात को, इस प्रपोजल को पहुंचाएंगी। लेकिन हम अब प्रोफेसर मनिंदर ठाकुर के पास चलते हैं। सोशल साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर ठाकुर, समाज क्यों नहीं सैनिटाइज्ड है? क्यों हम अभी भी घूर घूर के देखने के लिए, जैसे ही कोई छड़ी लेके चल रहा है, व्हीलचेयर पे चल रहा है, क्यों हम घूर के देखने लग जाते हैं? दो बातें हैं। मुझे लगता है कि हेजिमनी ऑफ नॉर्मल एक बना हुआ है, हम किसी चीज़ को नॉर्मल मानते हैं और जैसे ही कोई डिफरेंस हमें दिखता है हमें लगता है ये नॉर्मल नहीं है। ये एक बड़ी परेशानी है, जबकि सच ये है कि हम सब लोग टेम्पररी एबल्ड बॉडीज़ हैं। किसी भी दिन हम लोग उसी हालत में पहुंच सकते हैं जैसे बाकी लोग होते हैं। ये एक तरह से एजुकेशन का भी फेलियर है हमारा, कि एजुकेशन में जो उनका इंक्लूज़न होना चाहिए ज़माने से, स्कूलों में जो इंक्लूज़न होना चाहिए, मुझे लगता है वो कम रहा है। अभी पिछले कुछ वर्षों में ये बढ़ा है और हम लोग अपने क्लासेस में देखते हैं कि इनकी संख्या काफ़ी हो रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए हर एक जॉब में उनका होना ज़रूरी है। ये तय कर लेना कि इस जॉब के लायक वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। और ये संभव है कि हर एक जॉब में एक ऐसा डायमेंशन वो इंट्रोड्यूस करें जो अब तक नहीं इंट्रोड्यूस था। बिल्कुल। और शायद मेरे ख्याल से प्रोफेसर ठाकुर एक ज़रूरत ये भी है कि जब हम बचपन में अपने शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, हम महान लोगों के बारे में, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब के बारे में पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम उन दिव्यांग लोगों के बारे में भी पढ़ें बचपन से ही, जिन्होंने अपनी इन तमाम परेशानियों को, अपनी तमाम कमज़ोरियों को सबलता में तब्दील किया और नए मुकाम, नई कामयाबी हासिल की। शायद वो भी एक अच्छा कदम। भारत में देखिए दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक उदाहरण है अष्टावक्र का। अष्टावक्र भारत के सबसे बड़े फिलोसफर्स में से एक हुआ करते थे और अष्टावक्र और जनक के बीच में एक संवाद है जिसे माना जाता है, उसका नाम है अष्टावक्र गीता, जिसे माना जाता है कि दुनिया के फिलोसफी के सबसे बड़े टेक्स्ट में से एक है। सबसे शुद्धतम वक्तव्य जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही जबरदस्त फिलोसफी है। जी। और दूसरा सूरदास है जी। इस बीच हमने सरकार के पुनर्वास विभाग की पूर्व डायरेक्टर नूतन पांडे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे पॉलिसीज के बारे में। नूतन जी, आज़ादी के 70 साल आज हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं से विजुअली चैलेंज लोगों के हालात में आपको वाकई में, क्योंकि आप उस महकमे से जुड़ी रही हैं, आपको लगता है कि तब्दीलियाँ ऐसी आई हैं जो 70 साल के वक्त में आनी चाहिए थी? सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर सामान्य विकलांगों की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 58 लाख
दृष्टिबाधित लोगों की जनसंख्या है। ये दृष्टिबाधित लोग जो हैं, इनमें से कुछ आंशिक रूप से दृष्टिबाधित भी हैं जिनको सरकार की सभी सुविधाएं मुहैया होती हैं, और कुछ पूर्ण रूप से 100% विजुअली चैलेंज्ड लोग भी हैं। समाज का प्रयास और सरकार का प्रयास दोनों है कि ये हमारे आपके जैसे समाज की मुख्य धारा में समरस हो जाएं। इन्हें अपने आप को कभी भी आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ सोसाइटी ना महसूस करना पड़े, बल्कि हम एक बराबरी का, हम ये समझते हैं कि ये भी हमारे आपके जैसे बल्कि हमसे ज़्यादा अचीव कर सकने वाले समाज की मुख्य धारा के जी। अंग हैं। नूतन जी, आप तो कह रही हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में जब समाज में ये लोग बाहर निकलते हैं तो क्या इन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है या फिर संवेदनाएं मिलती हैं? जी, मैं आपसे आऊंगी, अब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इस पर हम यही चर्चा करेंगे कि समाज में जब ये लोग जाते हैं तो क्या इन्हें बराबरी से देखा जाता है या कमजोर के तौर पर देखकर संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं? सब दिखता है। जी हाँ, कुदरत ने भले ही इनसे इनकी आंखों की रोशनी छीन रखी हो, लेकिन इन्हें फिर भी सब कुछ दिखता है और ये कितने सबल हैं ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी इनकी कामयाबियों को देख सके, महसूस करें। और इसी में हमारे साथ अब अगली शख्सियत जो है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है रामकरण सिंह। पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन चुके हैं। वो 800 मीटर की रेस में भारत को एक अलग पहचान दिला चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा उनका ये सफ़र। दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ देखकर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन रामकरण सिंह एक ऐसे पैरा एथलीट हैं जो बिना देखे दौड़ लगाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बहमई में पैदा हुए रामकरण तब 5 साल के थे जब अपने भाई के साथ दीपावली मना रहे थे, और तभी खुशियों के बारूद ने रामकरण की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। मैं छोटा 5-6 साल का था करीब, तो मेरा भाई और हम दोनों पटाखा चला रहे थे जो दीपावली में चलाते हैं, क्रैकर्स। तो वही था, वो मेरा भाई चला रहा था, मेरी आंख में वो लग गया और जिससे मेरी पूरी विज़न चली गई थी। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और मैं 10 साल टोटली रहा, बिल्कुल 95 से लेकर के 2005 तक। तो उस टाइम बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने समझौता कर लिया कि ठीक है चलो नहीं दिखता, लेकिन फैमिली को बड़ा बुरा लगता था। आमतौर पर इस हालात को लोग अपनी जिंदगी की नियति मान लेते हैं और रामकरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन एक दिन उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कोरिया में हुए 2014 के एशियन गेम्स में रामकरण ने 800 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले 2012 में ही उन्हें खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चीन में 2010 में हुए एशियन गेम्स में रामकरण ने 800 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अब हालात ये हैं कि दिल्ली में रामकरण अपनी पत्नी के साथ न सिर्फ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, बल्कि अपने भाई के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग बोलते थे कहाँ शादी कर रही, कैसा लड़का, दिखाई भी नहीं देता है, तो किसी के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की तारीख में रामकरण की जिंदगी में सब कुछ आसान है। वो किचन में वैसे ही काम करते हैं जैसा कोई आम इंसान करता है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हॉस्टल में था तो सब कुछ सीख लिया था मैंने। घर में मम्मी पापा मेरे कहीं चले जाते थे तो हम और भाई मिल कर के दोनों बनाते थे, तो इससे मेरे को सहूलियत मिल जाती है कि अब मैं कभी भी अकेला भी रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं सारा खाना बना लेता हूँ और अच्छी डिशेस बनाता हूँ। कई मौक़ों पर खेल में रामकरण देश का नाम ऊंचा कर चुके हैं, जिसके आज के दिव्यांग खुद को मुख्य धारा में नहीं पाते। और आज देश के साथ समाज के लिए भी जरूरी है एक खास वर्ग को खास जगह देने की, अपने बीच लाने की, मुख्य धारा से जोड़ने की। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो रामकरण जी को वाकई में हमारा भी सलाम है, उनके इस जज्बे को और उनकी इस कामयाबी को। जोरदार तालियां रामकरण जी के लिए हुआ। आपने सुना, देखा उनकी इस कामयाबी के बारे में। लेकिन रामकरण तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, चाय भी बनाते हैं, खाना भी बना लेते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें आम मानते हैं? इंद्र जी, आप भी खुद एक एथलीट हैं। एक स्पोर्ट्समैन को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई उसे बेचारगी की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता है। लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो क्या आपको वो बराबरी मिलती है जिसकी बात
अभी नूतन जी कर रही थी? नहीं, ये बात मैंने पहले भी कही कि जितना बराबरी का हमें हमारा हक है उतना नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे अब समय बीत रहा है और मुख्य रूप से मीडिया के माध्यम से उपलब्धियों की चर्चा होने लगी है तो असर पड़ा है। और जब खेलों की बात चल रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जी जी कि 2 संस्थाएं हैं, एक तो क्रिकेट के लिए आजकल समर्थनम क्रिकेट को आयोजित करा रहा है और PCI पैरा ओलंपिक कमेटी। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार का खेल मंत्रालय सीधे नियंत्रण में इन दोनों एजेंसीज़ को देखे और खेलों के प्रति जो रुझान है उसमें अपना सहयोग दे, क्योंकि क्रिकेट को BCCI रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसका मतलब ये क्रिकेट रिकॉग्नाइज नहीं है। ऐसे झगड़े से बचने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय को इन खेलों को सीधा अपने अधीन मैं इसका शाइना जी से जवाब देती हूँ। शाइना जी, एक दरख्वास्त आई है, उम्मीद है कि आप अपनी पार्टी और सरकार तक, क्योंकि रूलिंग पार्टी है आपकी, वो कह रहे हैं कि एक तो BCCI रिकॉग्नाइज नहीं करता है ब्लाइंड क्रिकेट टीम को, और साथ ही जो संस्था है उन्होंने बताया है कि उनको सीधे गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अंडर ले ताकि कामकाज ठीक से हो। देखिए, मैं स्वयं आपके माध्यम से आश्वासन देती हूँ कि विजय गोयल जी से मैं स्वयं बात करूँगी। मैं मानती हूँ कि रामचंद्र जी जैसे लोग भारत का गर्व है और जिस ढंग से उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए लेकिन पूरे देश के लिए काम किया है, ये प्रशंसाजनक है। ये कहीं ना कहीं समाज में भी एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक जी दोनों अपने नेताओं को कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को, ब्यूरोक्रेट्स को एक बात समझ लेनी चाहिए पिछले 70 साल के एक्सपीरियंस से कि नीतियों के कारण जो एक्सक्लूजन हुआ है उसकी कॉस्ट देश को ज़्यादा पे करनी पड़ी है इंक्लूजन की तुलना में। जो समाज में आज स्थिति पैदा हुई है ये एक्सक्लूजनरी नीतियों के कारण पैदा हुई है। मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, एक ब्लाइंड अकेले रेलवे स्टेशन पे उतरता है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, क्या कोई ब्लाइंड अकेले जाकर अगर उसका रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है वहाँ लोकेट कर सकता है उस कंपार्टमेंट को? पहली ट्रेन को लोकेट कर सकता है? क्या प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकता है? क्या वहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट है? वो नहीं है। इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कारण ये जो बेचारगी की भावना है वो ज़्यादा बलवती हुई है समाज में। नहीं, देखिए ऐसा है, कमियां तो हर सरकार की कोशिश रहती है सारी कमियों को पूरी करने की, पर कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश करती हैं पर पूरी कोशिश लगाकर भी कामयाबी नहीं मिलती है उन क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान देना। 1947 में जिस हालत में हमें मिला विदेशियों से और जो हमने कोशिश की है उसको उभारने की, जहाँ जहाँ कमियां रह गई हैं उसको गैप ब्रिज करना ज़रूरी है और राजनीति से ऊपर हटकर, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हटकर करना ज़रूरी है। और उसी पे अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो शायद जो ये ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जो एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो सब कमियां शायद पूरी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना सकते हैं और इनिशिएटिव्स ऐसे ला सकते हैं जहाँ ये फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन है वो फीलिंग ऑफ इंक्लूजन बन जाए। जो दिव्यांगों के इश्यूज थे उनका एम्पावरमेंट, उनकी शिक्षा, उनका प्रशिक्षण, इसको समाज कल्याण की दृष्टि से देखा गया और इसीलिए शुरू से दिव्यांगों के सभी इश्यूज को शिक्षा से लेकर फ्रॉम क्रेडल टू बर्थ, फ्रॉम क्रेडल टू डेथ, ये शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, सब समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया सब। और समाज कल्याण विभाग ने क्या किया, वैसे ही समाज कल्याण विभाग का सबको पता है, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पता है कि समाज कल्याण विभाग का बजट कितना होता है, कितना % होता है। जी जी, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। समाज कल्याण विभाग में ने क्या किया कि बजटरी एलोकेशंस कम था, इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा को, हमारे प्रशिक्षण को, हमारे रोजगार को, सबको स्वयंसेवी संगठनों के हाथ में सौंप दिया, ग्रांट इन एड स्कीम चलाकर। शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं है हमको शिक्षा देना। आज हमारे ब्लाइंड स्कूल्स जो चल रहे हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं चल रहे, बिल्कुल, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, ये मैं इसका जवाब शाइना एनसी जी, क्योंकि वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। प्रियंका जी भी बताएंगी और शाइना जी भी बताएंगे। चलिए, शाइना जी और प्रियंका जी दोनों से इसका जवाब लूंगी कि ऐसा क्यों किया गया, कहाँ ये फेलियर को ये कबूल करते हैं। लेकिन उससे पहले रजा मुराद जी ने क्या कुछ संदेश आप लोगों के लिए भेजा है इस मुद्दे पर, वो भी सुनवा देते हैं।
एक आंख में तो सिर्फ 50% होता है, यहाँ का तो कुछ दिखाई देता नहीं। तो जब वो मेरे आंख लगी तो मैं रोज़ सलाम करता था मंसूर अली खां पटौदी को, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। एक आंख से वो खेलते थे और उसी एक आंख से वो दुनिया की जो फास्टेस्ट बैटरी थी बॉलर्स की, वेस्ट इंडीज़ की, उन पेस बॉलर्स का वो एक आंख से वो करते थे, फेस करते थे और डबल सेंचुरी भी उन्हें बनाई। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाला अगर आपसे एक चीज़ छीनता है तो दूसरी आपको दे देता है। शाइना जी, एक बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर रुंगटा साहब ने कही है कि भाई हमारी शिक्षा, हमारा खेल, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं बचपन में ही, क्यों ये समाज कल्याण और एनजीओ के अधीन आता है, क्यों नहीं शिक्षा मंत्रालय हमारी शिक्षा का जिम्मेदारी भी देखता है? ये सुझाव भी मुझे लगता है इसमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो हम सब भूल गए हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट। कितने सारे स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं जो हर एक वर्ग स्तर अपना सकते हैं। किस ढंग से हम रिजर्वेशन दें, लेकिन साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के निमित्त इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है यंग एंटरप्रेन्योर्स जो स्पेशली चैलेंज ग्रुप से आते हैं। बिल्कुल प्रियंका, यही सवाल मैं आपके सम्मुख भी, क्योंकि रुंगटा साहब ने कहा था कि आप दोनों से ये सवाल रखा जाए कि भाई आपकी सरकारों ने, और अधिकांशतः इस 70 साल में आपकी पार्टी की सरकार रही है, क्यों इस पूरे दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग के अधीन सौंप दिया? क्यों एनजीओज ने इनकी पढ़ाई देखी? क्यों एनजीओज ने इनके स्किल डेवलपमेंट को देखा? क्यों नहीं दिव्यांग बच्चे भी आम बच्चों की तरह से ही, उनको भी शिक्षा का वही अधिकार मिले जो कि एक आम बच्चे को मिलता है? नहीं, मैं इस बात से मैं उनकी बातों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नकारा और सरकार ने सारी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे रख दी। ये जहाँ भी जो भी ऐसे कोलैबोरेशंस हुए हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुए हैं। काफ़ी वेलफेयर एनजीओज हैं जो एनजीओज को समर्थन सरकारों ने दिया कि वो ऐसे स्कूल बनाएं, ऐसे प्रावधान बनाएं। हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में कैसे, जैसे असिमिलेशन की बात कर रही थी शाइना जी बात कर रही थी, उस असिमिलेशन को ध्यान रखते हुए पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं। तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से आती है, सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन से आती है। सरकारें पॉलिसीज़ बना सकती हैं, सरकारें पॉलिसीज़ को और मजबूत कर सकती हैं, पर जब तक एनजीओज का, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सही मायने में असिमिलेशन भी नहीं होगा। प्रियंका जी, मैं शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि एनजीओज को क्यों दे दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि नीति में भी आपने एक्सक्लूजन कर दिया और ये चूक है नीति की। आप ये मानिए, इसलिए मानिए आप, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग में जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं, चूँकि सारे ब्लाइंड स्कूल समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत हैं, वहाँ पर आपको पता है एक टीचर को क्या तनख्वाह मिलती है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये आपकी स्कीम में है, मैं कहीं नहीं बोल रहा। और वो स्कीम 1961 की है, माफ़ कीजिएगा, आज की नहीं है जी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वर्तमान सरकार की ये लिगेसी है इस सरकार के पास। गुणवत्ता नहीं आ सकती। गुणवत्ता कैसे आएगी? 5,000, 10,000 अपॉर्चुनिटीज से आप वंचित कर देते। देखिए, एक सामान्य बच्चा करना पड़ता है, स्काउट करना पड़ता है, हम जैसे लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती है। आज की तारीख में आपको पता है that I was a volunteer at one time, ग्रांट इन एड स्कीम में नहीं है उनके पास। देखिए, ग्रांट इन एड स्कीम में 2,000 रुपए पर चाइल्ड पर महीना हॉस्टल के लिए मिलता है, जिसमें खाना भी है, रहना भी है, सब कुछ है। आप बताइए, आप कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही हैं इस नीति में? और शिक्षा विभाग, एक बात बताइए, शिक्षा विभाग, सुनिए, समता की बात कर रहे हैं हम, समता की बात कर रहे हैं जी जी। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कहाँ, ये कौन सी सिविल सोसाइटी इंक्लूजन है जो आप, जब आप एक जो सो कॉल्ड नॉर्मल आप जिसको मानती हैं चाइल्ड, उसकी जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की है। और चूंकि हमारा क्या कसूर यही है कि हम दिव्यांग चाइल्ड हैं जी, इसलिए आप समाज कल्याण का हिस्सा, इसको आप समाज कल्याण क्यों मानती हैं, ये बताइए। चलिए, इसका जवाब में प्रियंका, शाइना, आप दोनों से बात है पिनाज जी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है, इसका जवाब चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से चाहिए।
चलिए, तो ये अनुदान देने, देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको देख लेना चाहिए, क्योंकि अनुदान देता है समाज कल्याण मंत्रालय, और जिस संस्था को अनुदान नहीं मिलेगा वो अपने कार्यक्रम बंद कर देती है और गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो अनुदान बेस आप किसी चीज को बनाएंगे तो वो कितना लंबा चल सकती है और उसमें गुणवत्ता कहाँ से आएगी? चलिए, आप नवोदय स्कूल खोलते हैं, आप अलग तरह के स्कूल खोलते हैं, तो क्यों नहीं इस तरह के स्कूल आप ही अपने अंडर, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खोलते हैं? ये पॉलिसी फेलियर जो है, जैसा कि रोंगटा साहब ने कहा, आज का नहीं है, पुराना है, और इसका जवाब जो है प्रियंका जी आपसे भी लेंगे और शाइना जी आपसे भी लेंगे कि आखिर ये दूर कब होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है और पुरानी पॉलिसीज में जो फेलियर रहा उस पर क्या कहेंगी प्रियंका? जाओ, जा सकता। विकेट से 2 कदम की दूरी और एक गेंदबाज पूरी ताकत से अंडर आर्म गेंद फेंकता है। बल्लेबाज उसकी गेंद पर शॉट नहीं लगा पाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। इस बार गेंदबाज की गेंद को बल्लेबाज बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हो जाता है। ये नजारा राजस्थान के अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय में खेले जा रहे एक क्रिकेट मैच का है। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है? खास ये है कि यहाँ क्रिकेट खेलने वालों की आंखों में रोशनी नहीं है। फिर भी क्रिकेट के दूसरे मैच की तरह खेल का भरपूर रोमांच यहाँ मौजूद है। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंद देखकर नहीं मारते हैं, बल्कि ये वो खिलाड़ी हैं जो सुनकर चौके छक्के उड़ाते हैं। इस्लाम अली आंखों से देख नहीं सकते, बावजूद इसके अब तक वो 22 राज्यों में राजस्थान के लिए मैच खेल चुके हैं और पिछले 6 सालों से राजस्थान टीम के कप्तान भी हैं। जब आंखों से अपनी ओर आती गेंद नहीं दिखती तो वो क्रिकेट मैच कैसे खेल लेते हैं? इस हुनर के बारे में आप खुद उनसे ही सुनिए। हम जब खेलते हैं तो हम अंडर आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, तो हमारी बॉल जमीन के सहारे आती है, उसकी वॉइस को सुनकर हम उसको हिट करते हैं। इस्लाम अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है। मोहम्मद आजम हो या फिर ब्रजराज मीणा या फिर जुगल किशोर, क्रिकेट इनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की तरह है। तो आवाज निकालती क्रिकेट की गेंद इनके लिए किसी संगीत से कम नहीं है। ये वही बात है कि मालिक अगर एक चीज़ लेता है तो उसकी जगह 10 देता भी है। प्लेयर्स हैं, इस्लाम जी वगैरह हैं, ये सब खेलते हैं तो ये बॉल को सुन करके खेलते हैं। मैं लखनऊ खेला हूँ, मुंबई खेला हूँ, हिमाचल प्रदेश गया था एक बार, राजस्थान में खेला हूँ 2 बार। हालांकि इस्लाम बताते हैं कि इस क्रिकेट के कुछ नियम भी होते हैं। B1 प्लेयर होते हैं जो 4 होते हैं, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो मेरे जैसे जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। उनका जब 1 रन वो दौड़ते हैं तो 2 रन का काउंट होता है। और B2 कैटेगरी वो होती है जो 6 से 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं, जो B1 की प्लेयर्स की रनिंग वगैरह करते हैं। और B3 प्लेयर वो होते हैं जो 11 से 16 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। इन खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देखकर यही लगता है कि हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यहाँ इस ग्राउंड पर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इस मैच में एक खास बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि ये तमाम खिलाड़ी जिनका हुनर आप देख रहे हैं, ये सभी खिलाड़ी ब्लाइंड हैं। क्रिकेट के अलावा भी इन छात्रों की दुनिया है। 64 खानों में शहमात का ये खेल जिंदगी की मजबूरियों को मात देने के इनके जज्बे की एक अलग ही कहानी कहता है। देखिए, कभी भी कोई भी जो है इच्छा पूरी नहीं होती, कभी भी। तो उसी दृष्टि से मेरा कहना यह है कि सरकार और समाज का यदि सहयोग मिला और दृष्टिबाधितों को अवसर दिया गया तो ये भी किसी से कम नहीं होंगे, किसी से कम नहीं है। ये मेरा बिल्कुल एकदम ठोस मानना है। आज राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के छात्रावास में रह रहे बालक उस मात को भी मात देकर शतरंज जैसे खेल में महारत हासिल कर रहे हैं। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, अजमेर। तो शतरंज की बिसात पर तो ये अपने प्यादे, अपने वजीर, अपने राजा को जीत के मुकाम तक ले जाते हैं। लेकिन आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके तमाम मुद्दे, जो तमाम परेशानियां हैं, वो भी जीत की राह पकड़ें। और इसीलिए इनके जो सवाल थे वो हम तमाम नुमाइंदों के सामने रख रहे हैं। शाइना जी, वाजिब बात उठाई थी ब्रेक पर जाने से पहले शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कि समाज कल्याण को क्यों सौंप दिया आपने इन्हें? 3 मुद्दे पे मैंने यहाँ कमिटमेंट दिया कि हम ज़रूर पहुँचाएंगे। एक,
जो आरक्षण की बात किया है आपने, जहां राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वहां भी अलग स्तर वर्ग के स्पेशली चैलेंज्ड को एक मौका मिलना चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्रालय से ये विनंती करें कि इसके पैरामीटर ताकि बजट ज़्यादा हो और इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं अच्छे टीचर्स के। और तीसरा, एक मिनट मुझे ख़त्म करने दीजिए मेरी बात, क्योंकि आपने 3 कमिटमेंट्स लिए। तीसरा, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मैंने कहा कि मैं विजय गोयल से स्वयं बात करूंगी कि जो फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है और जो प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और जागरूकता की आवश्यकता है, हम ज़रूर इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। जी चलिए शाइना जी, आपने हमारे मंच से ये वादे किए हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद शाइना जी। न्यूज़ नेशन लगातार एक एक मुद्दा और मैं तो आज से तमाम नीतियों में आई डोनेशन कमिट कर रही हूँ, ताकि जो भी हालत में आंखें हों मेरी, ज़रूर किसी न किसी को वो रोशनी दे, और अपनी आंखों की आज से डबल हिफाजत करूँगी ताकि अच्छी हालत में मिले जिसको भी मिले। चलिए, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर एक वादा किया है, आपका बहुत बहुत आभार है। और न्यूज़ नेशन लगातार एक एक मुद्दा लगातार उठाता रहेगा। और क्लोजिंग रिमार्क ठाकुर साहब, आप समाज के लिए भी एक संदेश दे दीजिए कि उन्हें कैसे सैनिटाइज्ड होना है। मुझे लगता है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको लोकेट करके सोसाइटी को आगे बढ़ के भी काम करना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने उनके लिए ऑडियो बुक्स तैयार किया और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा। हमारे जो दिव्यांग छात्र हैं उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करना शुरू किया। तो छोटी छोटी सहायता से भी उनकी जो कैपेसिटी है वो एनहांस हो सकती है। तो ये तमाम जो सुझाव हैं वो आए हैं समाज के लिए, सरकार के लिए, और न्यूज़ नेशन लगातार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तमाम मुद्दे जो है उठाता रहेगा कि आखिर कैसे इन्हें हम एक बेहतर समाज दे सकते हैं और बेहतर नीतियां और अधिकार दे सकते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत धन्यवाद।